हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और एक साथ पढ़ने का आनंद लीजिए। आप लोगों को हमारे चैनल पर भी मिले कक्षा 9, 10 गणित विज्ञान की क्लास है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क में विद पीडीएफ के साथ। आप लोगों को हम पीडीएफ भी दे रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में। आप लोग टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, जो क्लास यहाँ होती है उसकी पीडीएफ वहाँ पे डल जाती है। वहाँ आप लोग हम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी देते हैं। तो आपने शेयर कर दिया सभी को अपने दोस्तों के पास, जिसको जानते हो जो कक्षा 10 में हो उसके पास भेज दीजिएगा आप, क्योंकि एक साथ पढ़ने का आनंद है। जो ना समझ में आए आप तुरंत हमें कमेंट में बताएं, बिल्कुल पुनः समझाऊंगा। तो चलते चैप्टर नंबर 3 धातु अधातु। तो चैप्टर नंबर 3 में हमें सिर्फ धातु और अधातुओं के बारे में जानना, कौन धातु होती कौन अधातु होती, इनके भौतिक गुणधर्म, इन्हीं सब बारे चीज के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो धातु क्या होते हैं, सबसे पहले तो मेरे माइंड में यही आता है कि धातु होते क्या है और अधातु क्या होते हैं। तो देखो, धातु जिसे इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले तथा ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे लोहा, तांबा, पोटेशियम, कॉपर। लोहा तो सभी के घरों में लगभग होगा, तांबा भी होगा। तो धातु क्या होती है हम लोग समझ चुके। धातु भाई सबसे पहले मेरे माइंड में यही आता है कि धातु क्या होता है, ये धातु है कौन सी चीज। तो समझो ये वे पदार्थ जो कठोर होते हैं, तो धातु क्या होती है, कठोर होती है। चमकीले होते, धातु चमकती भी है। ध्वनि यानी धातु में जो है आवाज भी आती है, ध्वनि मतलब ध्वनि आवाज आती है। और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक, यानी ऊष्मा और विद्युत, यानी इसमें करंट भी आ सकता है, इसमें करंट भी आएगा। विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे लोहा हो गया, लोहा में करंट आ सकता है। तांबा होगा, पोटेशियम हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर में भी करंट आता है ना। तो अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि धातु क्या होते हैं। वे पदार्थ जो कठोर होते हैं, ध्वनिक होते हैं, ऊष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं, चमकीले होते हैं, सब क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। लोहा, तांबा, कॉपर, सोना, चांदी, सब क्या है, धातु है। तो चलो हमने धातु को समझ लिया। अब अधातु क्या होती है। तो धातु के विपरीत अधातु होती है, यानी ये उसके विपरीत काम इसके होते हैं। अधातु समझते हैं नॉन मैटर, वह तत्व जिसमें ध्वनिक गुण नहीं पाए जाते अधातु कहलाते हैं। वे तत्व जिसमें ध्वनिक गुण नहीं पाए जाते अधातु कहलाते हैं, यानी इसमें कोई भी आवाज नहीं आती। अधातुओं में ध्वनिक गुण नहीं पाया जाता है, यानी ध्वनि नहीं आती है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी अधातु कहलाती है। जैसे ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन में आवाज आती है। सल्फर, क्लोरीन इत्यादि, यानी बहुत से उदाहरण है, मैंने कुछ लिखे। तो हमने धातु समझा। धातु क्या है, वे पदार्थ जो कठोर होते, चमकीले होते, तन्य होते, धात्विक होते हैं, विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातु का लोहा, सोना, चांदी, तांबा। अधातु क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें धात्विक गुण नहीं पाया जाता है। या ऐसे बोलो, कठोर भी नहीं होते हैं, चमकीले भी नहीं होते हैं, विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, वो सुचालक नहीं होते, अधातु कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन, पोटेशियम, क्लोरीन इत्यादि। अब हमने धातु अधातु के बारे में समझ लिया। अब क्या समझेंगे कि धातु के भौतिक गुणधर्म, जो धातु होती है उसके भौतिक गुणधर्म हम लोग समझेंगे। तो क्या धातु के भौतिक गुणधर्म, हमने धातु अधातु समझ लिया। अब पहले धातु के भौतिक गुणधर्म समझेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग अधातु के भौतिक गुणधर्म समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग धातु के भौतिक गुणधर्म, नंबर 1 चमक। देखो इसमें चमक दिया था ना, नंबर 1 चमक। धातुओं की सतह चमकदार होती है, जैसे सोना, चांदी, लोहा। धातुओं की सतह क्या होती है, चमकदार होती है, जैसे सोना, चांदी, लोहा। धातुओं की सतह चमकदार होती है। नंबर 2 कठोरता, यानी कितने कठोर। तो धातु सामान्यतः कठोर होते हैं, जैसे लोहा, तांबा। धातु कैसे होते हैं, सामान्यतः कठोर होते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है भैया, इसमें क्या है, एक अपवाद है धातु कठोर में।
लिथियम Li, सोडियम Na, पोटेशियम के ये मुलायम होते हैं। अगर आपसे पूछ ले धातु कठोर होते हैं आप बताओगे, लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये मुलायम होते हैं। धातु ये भी होते हैं लेकिन ये मुलायम होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना होगा। धातु होते तो कठोर है, हालांकि धातु होते तो कठोर है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कैसे होते हैं, ये मुलायम होते हैं। नंबर 4 रूप। नंबर 3 इलेक्ट्रॉन। धातु तत्व इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। धातु तत्व क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं यानी दान करते हैं, जैसे Na, Mg। ओके बच्चों, Na मतलब सोडियम। रूप अवस्था यानी इनकी रूप अवस्था कैसी होती है, धातु कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, लेकिन धातु का इस कमरे के ताप पर कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। इसमें क्या अपवाद है जरा समझो गौर से। मरकरी पारा या द्रव्य अवस्था में होता है। कमरे के ताप पे जो मरकरी होता है ये किसकी अवस्था में होता है, द्रव्य की अवस्था में होता है। ठोस, द्रव, गैस तो आप जानते होंगे ना, जो ठोस पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, हाँ तो वही वाला है। मरकरी पारा या द्रव्य अवस्था में होता है। नंबर 5 पे क्या, आघात वर्धता। नंबर 5 पे क्या है, आघात वर्धता। ये क्या होती है, धातु को पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। जो धातु हमारी होती है इसको हम पीट कर हथौड़े से पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। जैसे लोहा होता है, देखो उसकी पतली चादर बनाई जाती है ना, तो धातु को हम पीट कर पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा। नंबर 1 धातु क्या होती है, वो धातु कठोर, वो सतह चमकदार होती है, विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। धातु कहते हैं लोहा, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। अधातु क्या होते हैं, जिसमें ध्वनिक गुण नहीं पाया जाता है। धातु समानता कठोर नहीं होते हैं, समझे। विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं, अधातु कहलाते हैं, सोडियम, पोटेशियम। फिर आते हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म। नंबर 1 चमक। धातुओं की सतह चमकदार होती है, जैसे सोना, चांदी, लोहा। और नंबर 2 पर क्या है, कठोरता। धातु समानता कठोर होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, लेकिन इसमें एक अपवाद है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये मुलायम होते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए हमें। इलेक्ट्रॉन। धातु तत्व इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, Mg, Na, ठीक है। रूप अवस्था। धातु कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। धातु कमरे के ताप पर तो ठोस होते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है, जो मरकरी, इसको हम पारा बोलते हैं, ये द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, ये द्रव्य अवस्था में होती है। आघात वर्धता। धातु को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ तक समझ चुके आप लोग, कोई समस्या नहीं। अगली स्लाइड पे चलते हैं अपने। हम लोगों ने धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ रहे थे। भौतिक गुणधर्म में हमने 5 नंबर तक पढ़ा था। हेडिंग नंबर 6 तन्यता। तन्यता क्या होती है, धातुओं को पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है। जो धातुएं होती हैं इनके पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, छोटा मोटा नहीं, 2 किलोमीटर लंबा तार। देखो ना, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। नंबर 7 विद्युत तथा उष्मा के चालक। धातु विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं। धातु का विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है, सीसा और पारा उष्मा के कुचालक होते हैं। जो सीसा, पारा है, ये क्या है, उष्मा के कुचालक होते हैं। अब बात यहाँ पे ये समझो कि सीसा और पारा, सीसा पारा है तो धातु, सीसा पारा है तो धातु, लेकिन उष्मा के कुचालक है। धातु तो उष्मा की चालक होती हैं, सुचालक होती है, लेकिन ये सीसा और पारा है तो धातु, लेकिन उष्मा के कुचालक है। ये बात ऐसे समझो कि कुछ लोग यानी रहते इंडिया में, खाते इंडिया की, सब काम इंडिया में, लेकिन गुणगान किसी और देश का, यानी राष्ट्र विरोधी काम करते हैं, गुणगान किसी और देश का करते हैं। इसी प्रकार जैसे हमारे देश के अंदर कुछ देशद्रोही होते हैं, इसी प्रकार इन धातुओं का काम है कि है तो ये धातु, सीसा पारा है तो धातु, लेकिन है उष्मा के कुचालक। इनको उष्मा का सुचालक होना चाहिए था ना, लेकिन उष्मा के कुचालक है। ऐसे आप समझ लीजिए कि विद्युत तथा उष्मा के चालक। धातु विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं, लेकिन अपवाद है, सीसा और पारा उष्मा के कुचालक होते हैं। गलनांक। धातु के गलनांक और घनत्व अधिक होते हैं। धातु इनके गलनांक और घनत्व अधिक होते हैं। अपवाद इसमें भी सोडियम और पोटेशियम का गलनांक और घनत्व कम होता है।
किसका, सोडियम और पोटेशियम का गलनांक और घनत्व कम होता है। ध्वनिक, धातु ध्वनिक होते हैं। धातु कैसे होते हैं, ध्वनिक होते हैं, यानी जब धातु की सतह कठोर होती है, जब एक दूसरे से धातु टकराएंगे तो ऑटोमेटिक ध्वनिक तो होगी ध्वनि। तो नंबर 10, धातुओं के ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, किसके प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। तो हम लोगों ने धातु को समझा, अधातु को समझा। धातुओं के भौतिक गुणधर्म आराम से पढ़ चुके हैं। धातु की सतह चमकदार होती है, तन्यता होते हैं, यानी 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। आवाज घटता यानी पतली चादर के रूप में इनको परिवर्तित किया जा सकता है। ऊष्मा के चालक होते हैं, समझ चुके हैं ना आप लोग। इनका गलनांक और घनत्व अधिक होता है, ध्वनिक होते हैं, ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति की होती है। तो हमने अच्छी तरीके से धातुओं के भौतिक गुणधर्म समझे। अगली हेडिंग अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब हम लोग पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। हम लोगों ने धातु को समझा, अधातु को समझा। धातु अधातु, धातुओं के भौतिक गुणधर्म समझे। अब समझेंगे अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। नंबर 1, चमक। जैसे उसमें थी चमक, ऑप्शन वही है, यानी हेडिंग वही, बस कुछ डिफरेंट है। अधातुओं में चमक नहीं होती, जैसे कार्बन, कोयला। अधातुओं में चमक नहीं होती, जैसे कोयला। क्या कोयले में चमक होती है? कोयला तो देखा होगा सभी लोगों ने लगभग। देखो धातुओं के भौतिक गुणधर्म में क्या था, धातुओं के भौतिक गुणधर्म में क्या था, 1 मिनट। तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म में क्या था कि धातुओं में सतह चमकदार होती है, सोना चांदी लोहा। लेकिन अधातुओं में क्या, अधातुओं में चमक नहीं होती है, जैसे कोयला, कार्बन, समझ गए। लेकिन इसमें भी अपवाद है भैया बच्चों, इसमें भी एक अपवाद ये है, आयोडीन की सतह चमकदार होती है। आयोडीन मतलब नमक, नमक टोटरा देखिए ना, नमक का टोटरा ऐसे बोलते हैं। लगभग गांव में तो अभी वही आता, खड़ा वाला भी, पिसा वाला भी, सबके। इन नमक को देखना, उसकी सतह क्या होती है, चमकदार होती है। जो नमक होता है वो चमकता है। तो आयोडीन की सतह चमकदार होती है, लेकिन ये है क्या, अधातु। आयोडीन है तो अधातु, लेकिन इसकी सतह चमकदार है। तो अपवाद एक, आयोडीन की सतह चमकदार होती है। नंबर 2, कठोरता। अधातु कठोर नहीं होते, जैसे कोयला, जैसे कोयला। अधातु कठोर नहीं होते। धातु क्या था, धातुओं की सतह कठोर होती है, लेकिन अधातु कठोर नहीं होती। अधातु कठोर नहीं होते, जैसे कोयला क्या कठोर होता, मारो तो फूट जाएगा, नमक मारो तो फूट जाएगा, इनकी सतह कठोर नहीं होती है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है भाई साहब बच्चों, अपवाद ये कि हीरा सबसे कठोर होता है। विश्व की सबसे कठोर वस्तु है तो हीरा है, लेकिन है क्या, ये अधातु है। हीरा कैसा, अधातु है, लेकिन है सबसे कठोर। हीरा सबसे कठोर होता है। नंबर 3, अवस्था। अधातु कमरे के ताप पर ठोस या गैस अवस्था में होते हैं। इनकी जो अवस्था होती है अधातुओं की, ये कमरे के ताप में ठोस होंगे या गैसीय अवस्था में होंगे। लेकिन इसमें भी भाई साहब एक अपवाद है। इसमें अपवाद ये है कि ब्रोमीन द्रव्य अवस्था में होती। जो ब्रोमीन होती है कमरे के ताप में द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। देखो जो अवस्था धातुओं में थे क्या थी कि कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, लेकिन वहां पे पारा जो मरकरी द्रव्य अवस्था में थी। यहाँ पर क्या है, धातु ठोस या गैस, ठोस में भी हो सकते हैं, गैस में भी हो सकते हैं, लेकिन ब्रोमीन क्या है, द्रव्य अवस्था में होती है। यहाँ ये अपवाद है। नंबर 4, अवार्ध घनता, आघातवर्धता। आघातवर्धता में क्या, आघातवर्धता को पीट कर अधातुओं या अधातु रहने दो, अधातु को पीट कर पतली चादर के रूप में नहीं परिवर्तित किया जा सकता। यानी जो अधातु होती है, अधातु को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। दिखा ना, आघातवर्धता यानी अधातुओं को पतली चादर के रूप में हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते। मारेंगे वो फूट जाएगा, कोयला मारेंगे फूट जाएगा, नमक मारेंगे फूट जाएगा, तो ये पतली चादर कहाँ से बनाएगा भैया, समझे। लेकिन धातुओं में क्या था, धातुओं से हम पतली चादर बना सकते। नंबर 5, तन्यता। अधातुओं से पतला तार नहीं बनाया जा सकता। जो अधातुएं होती क्या, इनसे हम पतला तार बना सकते, तो बिल्कुल भी नहीं।
धातुओं से हम क्या था 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना रहे थे, लेकिन इसमें क्या बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। नंबर 6, विद्युत व ऊष्मा के चालक। अधातु विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। धातु क्या थे, चालक विद्युत व ऊष्मा के, लेकिन अधातु इसके विपरीत है, अधातु विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है भाई साहब, भैया अपवाद ये है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है, मेरा ग्रेफाइट जानते हो ना, तो पेंसिल के अंदर जिससे लिखते हैं उसको हम ग्रेफाइट बोलते हैं। तो ग्रेफाइट विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होता है। कभी ना मानना तो देखना लगा के स्विच में, लेकिन पकड़ना ना, करंट आता है उसमें, टेस्ट लगाकर अपना देखना। जो पेंसिल होती है, एक तरफ का छील दे, दूसरी तरफ छील दे, और दोनों तरफ तार लगाइए और फिर अपने बोर्ड में पलक लगाइए, देखिए जरा करंट जा रहा है कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है विद्युत व ऊष्मा का चालक होता है। देखो उसमें क्या था, मैंने धातु में पढ़ा था कि ये ऊष्मा के चालक होते धातु, लेकिन पारा और मरकरी कैसे थे, अपवाद थे, जो कि विद्युत के कुचालक होते। लेकिन यहाँ पर भी समस्या है, अधातु होते तो विद्युत के कुचालक है, लेकिन इसमें समस्या यह है कि ग्रेफाइट विद्युत का चालक है। ये कैसी परंपरा है, हे प्रभु जगन्नाथ, कि अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट, अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक है, लेकिन पारा मरकरी क्या है, धातु होते हुए भी ऊष्मा का कुचालक है। तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अभी इसकी 4 हेडिंग और बची हुई है, उन पर चलते हैं। अधातु के भौतिक गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे थे। हेडिंग नंबर 7, इलेक्ट्रॉन। जो अधातु होते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अधातु क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। धातु क्या था, इलेक्ट्रॉन दाता थे, इलेक्ट्रॉन का दान करते थे। और ये क्या बोल रहे हैं, भैया तुम दान कर रहे हो धातु से, तो हमें दे दीजिए, ये अधातु है। तो अधातु क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। धातु देता है इलेक्ट्रॉन और अधातु इलेक्ट्रॉन लेता है, तो वो दे रहा तो ये ले रहे हैं, समझे। तो अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। गलनांक, अधातु के गलनांक और घनत्व कम होते हैं। जो अधातुएं होती हैं इनका गलनांक और घनत्व कम होता है, लेकिन धातुओं का क्या था, गलनांक और घनत्व अधिक था। ध्वनिक, अधातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज नहीं करती। जो अधातुएं हैं कठोर सतह से टकराने पर आवाज नहीं करती, लेकिन धातुएं क्या थी, कठोर सतह से टकराने पर आवाज करती। नंबर 10, ऑक्साइड। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। जो अधातुएं होते हैं इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति, लेकिन धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति होते हैं। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा और समझा। धातु क्या होती है, जिसकी सतह चमकदार, तन्यता, विद्युत के चालक और सुचालक होते हैं। धातु कहलाती है सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा। अधातु क्या होती है, जिसमें चमक नहीं होती है, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये सब क्या होते हैं, अधातु होते हैं हमारे। जैसे ग्रेफाइट, हीरा, ये सब क्या है, अधातु हैं। कोयला, नमक, अधातु। हमने पढ़ा धातुओं के भौतिक गुणधर्म, सतह चमकदार होती है, तन्यता का गुण पाया जाता है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, ठीक है। कठोर होते हैं ये सब, ये हमने पढ़ा ना, अधातुओं में भी पढ़ा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखो, यदि आपने धातु को कायदे से पढ़ लिया तो अधातु धातु के विपरीत, जो धातु में बोल रहा है उसका विपरीत अधातु, जो अधातु है उसका विपरीत धातु। जो काम धातु में हो रहा हो वो अधातु में नहीं होगा। यदि आपने धातु आराम से पढ़ लिया, समझ लिया, तो अधातु को समझने में कुछ समस्या नहीं होती। अब समझते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, क्योंकि रसायन विज्ञान का चैप्टर, तो रासायनिक गुणधर्म को हमें समझना ही समझना है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातु की वायु O2 ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया। जो हमारी धातु है O2 यानी वायु, ऑक्सीजन के साथ जब हम अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। देखो धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। अब आप लोग ये ना बताइए कि सर जी आपने हेड इतना बस लिखा, यानी हेडिंग तो जितनी बड़ी उतनी बड़ी आपने डेरिवेशन। लिखने का मतलब नहीं है ज्यादा, मेन मकसद रिएक्शन का। थ्योरी के पीछे आप लोग ना पढ़िए, मैं जितना लिखा रहा हूं आप इतना ही लिखिए, इतना ही समझिए।
इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। ऐसा कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं होगा जो आप लोगों से हो नहीं सकते, ये वादे के साथ में कहता। तो धातुएं जो हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। हमें सीधा फंडा याद रखना, तो धातुएं होती हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे देखो मैंने एक धातु ले ली प्लस ऑक्सीजन ले लिया, तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। देखो मैंने धातु ले ली Mg प्लस O2, तो क्या बनेगा, देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, 2 O है, 2 ही M है, 2 ही G है, तो लिखेंगे 2MgO। यहाँ पे 2COO क्या बनेगा, 2CuO। क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड। तो धातुओं की वायु O2 ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया, जब हम धातु की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे धातु लिए एक ऑक्सीजन तो धातु ऑक्साइड 2MgO2 प्लस CO2। मैंने रिएक्शन आपको ध्यान रखना, बस इतना दिमाग में ध्यान रखो, धातु हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो धातु ऑक्साइड बनाएगा। एक हमें धातु ले लेना है, ऑक्सीजन ले लेना प्लस उधर तो धातु ऑक्साइड बनाएगा। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके। अब अपक्रिया को धातु के साथ वायु की अलग अलग अपक्रियाएं करते हैं, उनके बारे में जरा डिटेल से डिस्कशन करते हैं। अगली स्लाइड। हम लोगों ने पढ़ा कि धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करने पर धातु ऑक्साइड बनाता है। अब समझेंगे कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अपक्रिया करते हैं। धातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ में अलग अलग तरह से अपक्रिया करती हैं। जैसे नंबर 1 Na नाइट्रोजन के पोटेशियम, यानी नाइट्रोजन पोटेशियम वायु के संपर्क में आने से उसमें आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं। यदि आपके एग्जाम में आ जाए कि नाइट्रोजन या पोटेशियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इनको केरोसिन के तेल में इसलिए डुबोकर रखा जाता है क्योंकि ये वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेते हैं। तो जो नाइट्रोजन और पोटेशियम होते हैं यदि हम इनके वायु के संपर्क में लाएंगे तो ये आग पकड़ लेते हैं, यानी जलने लगते हैं। समझ गए बात। नंबर 2 MgAlZnPb, ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अपक्रिया करते हैं। इन धातु पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती, यानी जितने ये तत्व हमारे MgAlZnPb धातु हैं ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अपक्रिया करती है। या पूछ दे वायु के साथ धीरे धीरे अपक्रिया करने वाली कौन सी है, तो MgAlZnPb, ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अपक्रिया करती हैं। इन धातु पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जब ये इन धातुओं पे किसकी परत चढ़ जाती है, तो ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ओके बच्चों। नंबर 3 Fe यानी लोहा, आयरन बोलते हैं, वायु में गर्म करने पर कोई अपक्रिया नहीं करता है, लेकिन लोह चूर्ण गर्म करने पर तेजी से जलने लगता है। अब बात यहाँ पे समझो, लोहा मान लीजिए लोहा है, माना मैंने, ठीक, मैथ के स्टूडेंट मान लो, माना मैंने ये लोहा है, इसको वायु के संपर्क में लाएंगे तो कोई भी अपक्रिया नहीं करेगा, यानी आग में लोह वायु में गर्म करने पर कोई अपक्रिया नहीं करना। ये माना मैंने लोहा है, इसको जब हम वायु में गर्म करेंगे कोई भी अपक्रिया नहीं करेगा। लेकिन लोह चूर्ण क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चों, लोह चूर्ण। लोह चूर्ण का मतलब चूर्ण जानते हो ना, जब कभी लकड़ी कटते हुए देखा है, आरा जब चले उसके नीचे बुरादा सा नहीं बनता, उसी वैसे ही लोहा का होता है, वो लकड़ी का बुरादा हो गया, लोहे का बुरादा यानी छोटे छोटे टुकड़ों में। तो जो लोह चूर्ण होता है जब उसको हम वायु के संपर्क में लाएंगे तो तेजी से जलने लगता है। यहाँ तक ओके। नंबर 4 Cu यानी कॉपर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। जब हम कॉपर को वायु के संपर्क में लाते हैं तो उस पर एक काले रंग की परत चढ़ जाती है। नंबर 5 Ag और Au वायु के साथ अपक्रिया नहीं करते। ये तत्व जो हमारे धातु हैं कोई भी वायु के साथ में अपक्रिया नहीं करते। एक क्वेश्चन में पूछ ले कि ऐसे 2 धातु हमें बताइए जो वायु के साथ में अपक्रिया नहीं करते, Ag और Au। यहाँ तक ओके। कोई डाउट है, एनी डाउट, कोई क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। पुनः एक बात समझो, नाइट्रोजन पोटेशियम वायु के संपर्क में आने पे तेजी से जलने लगते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं। अब बच्चा आप कंफ्यूज हो केरोसिन से, हालांकि कुछ लोग तो जानते होंगे लेकिन अब बहुत दिनों से मिल नहीं रहा ना, पहले कोटे पे मिलता, इसे मिट्टी का तेल बोलते हैं, उसे ही केरोसिन का तेल बोलते हैं। मिट्टी का तेल अब तो बहुत कम है ना, पहले आता था, कोटे पे मिलता था।
केरोसिन तेल का मतलब मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल में इनको डुबोकर रखा जाता है क्योंकि ये वायु के संपर्क में आएंगे तो आग पकड़ लेंगे। नंबर 2, MgA, ZnPb ये सभी वायु के संपर्क में धीरे धीरे अपक्रिया करते हैं, इन पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। नंबर 3, लोहा वायु में गर्म करने पर कोई अपक्रिया नहीं करता, लेकिन लोह चूर्ण गर्म करने पर तेजी से जलने लगता है। कॉपर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। पूछ रहे कॉपर पर किसकी उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है, तो वायु की उपस्थिति में। Ag और Au वायु के साथ कोई अपक्रिया नहीं करते। चलते अपनी अगली स्लाइड पे। अगली हेडिंग उभयधर्मी ऑक्साइड। तो हमारे दिमाग में सीधा ये आता है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या हो। तो उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड जो आम्ल तथा क्षारक दोनों से अपक्रिया लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अपक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। सीधा फंडा ये समझो, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से कहलाते हैं? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक से अपक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड होने चाहिए, धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अपक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो H2O दोनों में जल दे रहा। देखो मैंने एक अम्ल ले लिया, एक क्षार ले लिया, ठीक है, Al2O3 + 6HCl, तो 2AlCl3 + H2O, ठीक है, एक अम्ल एक क्षार, ठीक है, Al2O3 + 2NaOH, NaAlO2 + H2O। ये देख लो तो दोनों तरफ बराबर होंगे, ये और ये, यानी ये संतुलित तो है। तो नोट हम जानते हैं, नोट हमेशा जो नोट दिया करूँ ना, मैं नोट दे रहा हूँ, आप पैसे वाले हो जाएंगे। नोट हमेशा आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, इतने में नोट लिखा रहा हूँ। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की पाकृत क्षारकीय होती है। जो धातु ऑक्साइड है ये इसकी पाकृत कैसी है? क्षारकीय है, यानी क्षार होता है। लेकिन एल्युमिनियम, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हमें क्या बात समझ में आई? यदि एग्जाम में आ जाए ऐसे धातु ऑक्साइड बताइए जो अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं, तो क्या आप लोग बताएंगे? नंबर 1 एल्युमिनियम, नंबर 2 जिंक ऑक्साइड। ये जो है अम्लीय व क्षारकीय दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। पुनः एक बात समझो, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक से अपक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। ओके बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड आपको लिखने को आ जाए इतना समझ लेना, एक आपको अम्ल लेना है, एक क्षार लेना है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने तो रिएक्शन यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख, आपको एक अम्ल लेना, एक क्षार लेना है, अपक्रिया कराना है, जल निकाल देना, बाकी जो बचे यहाँ पे लिख देना। अगर जल निकाल देना, लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, यही लिखा है, लवण तथा जल प्रदान करते हैं। तो हम पहले जल निकाल देंगे, जो बचेगा वहां लवण बचेगा, ऑटोमेटिक लिख देंगे। संतुलित नहीं होगी तो 3 4 5 लगा के संतुलित कर लेंगे। क्या समस्या है इसमें? तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होती है? अम्ल तथा क्षारक दोनों से अपक्रिया करके लवण तथा जल हमें प्रदान करके उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाती है। नोट, हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की पाकृत क्षारकीय होती है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड जो होती है वो कैसी होती है? क्षारकीय होती है। लेकिन इसमें लेकिन लगा हुआ, अपवाद। एल्युमिनियम, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। ये कैसे हैं? अरे बाबा, ये एल्युमिनियम जिंक ऑक्साइड कैसे हैं? यानी हमारे मुंह पर हमारी जैसी, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी जैसी बंदा होता है ना एक, वही है। दोनों गुण अम्लीय भी है और क्षारीय भी है, दोनों गुण प्रदर्शित करता है, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम। तो धातु ऑक्साइड की पाकृत तो क्षारकीय होती है, तो हमें पता है क्षारकीय होती है। लेकिन कुछ एल्युमिनियम और जिंक ऑक्साइड जो होते हैं
क्षारकीय व अम्लीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड आराम से समझ चुके हैं। अब बना लेंगे, एक अम्ल लेना है, एक क्षार लेना है, जल निकाल देना, लवण बच जाएगा, हमारे रिएक्शन बन गई। याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखो कि अम्ल व क्षारक से मिलकर बनती है धातु ऑक्साइड। ओके बच्चों, तो मेरा पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 धातु पदार्थ, पार्ट 1 यहीं तक था। तो आपको जो ना समझ में आया कमेंट में जरूर बताएं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल दी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोग इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जो क्लास हम यहाँ पे करते हैं उसकी आप लोग पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट लेने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं। ओके बच्चों, मैंने पर्सनल व्हाट्सएप की भी लिंक डाल दी है, वहाँ पे अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर की भी लिंक डाल दी है। या आपको कोई समस्या, कोई सुझाव या डायरेक्ट हमसे बात करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट उससे लिंक पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर पहुँच जाएंगे, आप हमसे बात कर सकते हैं। मेरा एक ग्रुप भी चलता है इसका व्हाट्सएप पे, यदि आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे आप अपना मोबाइल नंबर लिख के भेजिएगा, सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं वहाँ पे आपको ऐड कर दूँगा। वहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाते हैं, पीडीएफ भी मिलेगी, हर एक चीज़ मिलेगी वहाँ पे। ओके बच्चों, तो बस आज यहीं तक, मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।